हेलो एवरीवन भाई, कैसे भी आप सब लोग। वेलकम है आप सब लोगों का एक प्रयास के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आलोक तेवतिया। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैंने एक कमिटमेंट किया था कि जो स्पॉटिंग एरर सेगमेंट होता है, जिसे कहा जाता है कॉमन एरर, जहां पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि यू हैव टू फाइंड आउट एन एरर। इसका मतलब है कि कोई सेंटेंस गिवन है और उस सेंटेंस में कोई ना कोई एक एरर है, और वो एरर हमको फाइंड आउट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर कंसेप्ट, है ना। और इसी को लेकर के, इस सीरीज को लेकर के मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर के आता हूं जहां पर आपके माइंड में एक एक बल्ब जल जाता है। और बल्ब जलने का एक रीजन होता है कि बेसिकली कैसे हम लोग स्पॉटिंग एरर सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं कॉमन एरर की, जब हम बात करते हैं स्पॉटिंग एरर की, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में हम एरर को फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली उस एरर को फाइंड आउट करने का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अर्थात कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग की जाती है। और इन सारी बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ में कनेक्ट हो जाते हैं एक प्रयास के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 होने वाली है। ऑलरेडी 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, और आपको पता है कि हर एक सेंटेंस अपने आप में एक कंसेप्ट जनरेट करता है, और कंसेप्ट क्या होता है उस कंसेप्ट को हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब होता है कि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में भी कुछ बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाएंगे। उन कंसेप्ट का डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ में करूंगा एक प्रयास के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब आते हैं यहां पर। कहते हैं कि चीजें कंसेप्चुअल और बेसिकली थ्योरेटिकल 2 पार्ट होती हैं, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ होता है कि बेसिकली हम बात करते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच की। हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। आपके सामने एक सेंटेंस गिवन है। यह सेंटेंस बेसिकली 2024 एसएससी सीजीएल में पुट अप हो चुका है। अब आते हैं इस सेंटेंस का एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है कि हर एक वर्ड के मीनिंग पे बात करेंगे, हर एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, और उसका फंक्शन किस तरीके से एग्जामिनेशन में गिवन है उस पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आते हैं पहले सेंटेंस को गो थ्रू करते हैं। ऑलरेडी 20 सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर या सेंटेंस नंबर 21। एग्जामिनर आपसे कहता है कि द एम्प्लॉइज वर कंफर्टेबल, यहां पर गिवन है। आपने कहा कि सर एम्प्लॉइज जो है ये आपका बेसिकली नाउन हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये नाउन आपका प्लूरल है। इस नाउन के साथ में यहां पर आर्टिकल द गिवन है, जो एक डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉइज की बात करते हैं, है ना। देन उसके जस्ट बाद यहां पर वर का यूज किया गया। तो आपने कहा कि सब नाउन यहां पर अगर प्लूरल है तो सीधा सा कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट भी यहां पर प्लूरल है, और यही रीजन है कि यहां पे जो वर्ब है दैट वर्ब इज कॉल्ड प्लूरल, ठीक है। देन उसके जस्ट बाद हमने कहा कि सर कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल किसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉइज की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एम्प्लॉइज बेसिकली आपका नाउन है, और नाउन की जब कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसको एलिबरेट किया जाता है, या उसको एक्सप्लेन किया जाता है, या उसकी कंडीशन को बताया जाता है, तो उस केस में कहा जाता है कि वो वर्ड बेसिकली आपका एडजेक्टिव होता है। दैट मीन्स कंफर्टेबल यहां पर आपका एडजेक्टिव होता है। कंफर्टेबल इज ऑलवेज फॉलोड बाय विद प्रपोजिशन। तो इस प्रपोजिशन का यूज यहां पर प्रॉपर तरीके से करेक्ट है। जैसे मैंने कहा कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद यू, ठीक है। देन उसके जस्ट बाद प्रपोजिशन के बाद जब प्रोनाउन यूज करते हैं तो उस प्रोनाउन का जो केस है बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और मी यहां पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक ग्रामेटिकली एकदम से करेक्ट है। आफ्टर दैट यहां पर एंड का यूज किया गया, और आपको पता है कि एंड बेसिकली आपका कंजक्शन होता है। देन उसके बाद दे का यूज किया गया। दे प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है। देन उसके बाद टॉक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म गिवन है, और टॉक्ड इज फॉलोड बाय अबाउट प्रपोजिशन। तो टॉक्ड के बाद अबाउट प्रपोजिशन यूज करते हैं। केवल क्या करते हैं कि जब टॉक के बाद अबाउट आता है तो इसे टॉक अबाउट के प्लेस पर एक सिंगल वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, और वो सिंगल वर्ड बेसिकली आपका होता है डिस्कस।
इसका मतलब है कि डिस्कस का मतलब ही टॉक्ड अबाउट होता है, और यही रीजन होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में डिस्कस के जस्ट बाद अगर अबाउट प्रपोजिशन गिवन होती है तो दैट इज कॉल्ड वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, और यही रीजन होता है कि डिस्कस इज नाउ फॉलोड बाय अबाउट प्रपोजिशन। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नाउ डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद देयर, यहां पर आपकी प्रॉब्लम्स गिवन है। देयर किसकी प्रॉब्लम्स है? एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स बेसिकली इज कॉल्ड नाउन, और ये नाउन आपका प्लूरल गिवन है, और देयर बेसिकली यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन कर रहा है। देन उसके बाद सिंस यहां पर गिवन है। आपने कहा कि सिंस एक प्रपोजिशन भी होती है, और सिंस बेसिकली आपका सिंस एक प्रपोजिशन भी होती है, और सिंस आपका कंजक्शन भी होता है। दो तरीके से सिंस फंक्शन करता है। तो यहां पर सिंस बेसिकली एज ए कंजक्शन फंक्शन करता है। देन उसके बाद आई हैज वर्कड देयर एज अ मैनेजर यहां पर गिवन है। तो मेरे बच्चे अगर इस पूरे सेंटेंस को गो थ्रू करते हैं तो आपने देखा कि आई के साथ में कभी भी हम हैज का यूज नहीं करते। इसका मतलब है कि सेंटेंस यहां पर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, और ये एरर आपने फाइंड आउट कर ली, और ये एरर है आपके ए पार्ट में। बेसिकली जब लोग सिंस की बात करते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग देयर एज अ मैनेजर, यहां पर मैंने आपसे कहा तो सिंस जब कंजक्शन की तरीके से फंक्शन करता है तो बेसिकली वहां पर हम बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, और इसी वजह से यहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं? आई हैव बीन के साथ में वर्किंग का यूज करेंगे, और सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग देयर एज अ मैनेजर यहां पर गिवन है, और मेरे बच्चे पॉइंट यहां पर आपके एग्जामिनेशन में कई बार पुटअप हो चुका है। मैंने आपसे कहा कि मैनेजर बेसिकली आपका नाउन होता है, ये आपका आर्टिकल होता है जिसको डिटर्मिनर कहते हैं, और एज बेसिकली यहां पर प्रपोजिशन की तरीके से फंक्शन करता है ना। तो मैंने आपसे कहा कि एज दो तरीके से फंक्शन करता है, एज ए प्रपोजिशन और एज ए कंजक्शन फंक्शन करता है। अगर इस पॉइंट के बारे में डिटेल डिस्कशन आपको लेना है तो डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी मैं प्रीवियस 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं एज के मल्टीपल फंक्शन के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि प्रीवियस क्लासेस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कीजिए, और वहां पर एज का प्रॉपर डिस्कशन मैंने मेंशन किया हुआ है ना। तो मैंने आपसे कहा कि सिंस आई हैव बीन वर्किंग देयर एज अ मैनेजर, यहां पर मैंने आपसे कहा, और ये सेंटेंस यहां पर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। केवल हम लोग आई हैव बीन वर्किंग के प्लेस पर आई हैव वर्कड देयर एज अ मैनेजर भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में सेंटेंसेस बेसिकली आपका करेक्ट हो जाता है। ये मैंने शायद ए गलत यहां पे लगा दिया। हाँ सर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ डिस्कस द सेंटेंस नंबर 22 यहां पर गिवन है, और सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। जब कोई सेंटेंस आपका कॉमन एरर का होता है, स्पॉटिंग एरर का होता है, तो सबसे पहले आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस सेंटेंस में यह आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। और नाउन को आइडेंटिफाई करने का जो वे है वो बेसिकली फर्स्ट क्लास में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप आसानी से चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि मिस्टर अर्जुन यहां पर गिवन है। अर्जुन बेसिकली इज द नेम ऑफ पर्सन, और जब नेम ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से पहले ये जो मिस्टर गिवन है ये बेसिकली आपका टाइटल गिवन है, इसको हम लोग टाइटल कहते हैं। देन उसके बाद यहां पर विल का यूज किया गया, और विल को मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स का मतलब है कि हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं। उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद बेसिकली हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो यहां पर पे जो है वो बेयर इन्फिनेटिव की तरीके से फंक्शन कर रहा है, दैट मीन्स यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर है। ठीक है, देन उसके जस्ट बाद यहां पर उसने डियर का यूज किया। अब मेरे बच्चे एक छोटी सी बात आप मुझे बताएंगे कि जो डियर वर्ड होता है बेसिकली ये वर्ड हमेशा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो आपने कहा कि सर डियर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, अब मेरे बच्चे एक छोटी सी बात बताइए कि क्या एडजेक्टिव किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है? आपने कहा कि सर एडजेक्टिव कभी भी किसी भी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव के प्लेस पर बेसिकली हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। और जनरली बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि जब एडजेक्टिव के साथ में एलवाई ऐड करते हैं तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब, तो वहां पर इसको एडवर्ब कहा जाता है। इट मींस यहां पर डियर के साथ में अगर मैं एलवाई को ऐड कर देता हूं तो देन इट बिकम्स डियरली,
और डीएलई बेसिकली आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। और एडवर्ब बेसिकली किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। इज इट क्लियर और नॉट? और मैंने उससे कहा कि जब डीएलई की बात करते हैं तो डीएलई का मीनिंग होता है बेसिकली हैवीली होता है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं जब हम लोग सीवियरली की बात करते हैं, जब हम लोग सीवियरली की बात करते हैं तो वहां पर भी बेसिकली डीएलई वर्ड का यूज करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि डीएलई वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड हैवीली, या हम लोग इसको सीवियरली भी कहते हैं। इसका मतलब है कि पे डियरली, दैट मींस हैवीली, है ना। फॉर इज कॉल्ड बेसिकली आपका प्रपोजिशन होता है, और प्रपोजिशन के जस्ट बाद यहां पर हिज का यूज किया। हिज बेसिकली आपका पॉजेसिव केस होता है जिसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। देन उसके बाद फिनेंशियल मिस्टेक यहां पर गिवन है। तो फिनेंशियल वर्ड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मिस्टेक के बारे में। तो बेसिकली मिस्टेक आपका नाउन हो गया, और ये फिनेंशियल बेसिकली ये मिस्टेक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और यही रीजन है कि इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली आपका यहां पर ए होने वाला है। इज इट क्लियर और नॉट? हियर द कांसेप्ट इज क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपको ये क्लास कैसे लगती है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक क्लास का प्रॉपर तरीके से आपको जैसी भी क्लास लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और मैं चाहता हूं कि ऐसी कुछ सीरीज, ऐसे कुछ एपिसोड्स आपके साथ में डिस्कस करूं जहां पर डिटेल एनालिसिस हो, जहां पर डिस्कस किया जाए कि वर्ब का फंक्शन क्या है, नाउन का फंक्शन क्या है, और फंक्शन के बेस पर कैसे एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ डिस्कस द सेंटेंस नंबर 3। अब डिस्कस करते हैं सेंटेंस नंबर 3 के बारे में, लेकिन यहां पर सेंटेंस नंबर 23 गिवन है। ठीक है, अब आते हैं। मिस्टर नहीं, माई ब्रदर रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, यहां पर गिवन है। मैंने उससे कहा कि उसने कहा कि रिसीव्ड, ठीक है। अब मैंने उससे कहा कि माई ब्रदर, एक्चुअली हियर आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, तो ब्रदर इज कॉल्ड बेसिकली नाउ, ठीक है। और ब्रदर किसका है, माई, तो यहां पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। देन उसके जस्ट बाद रिसीव्ड, रिसीव्ड इज कॉल्ड द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री, तो मैंने उससे कहा कि इस एमबीए डिग्री की जब बात करते हैं तो एमबीए डिग्री बेसिकली इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। तो एमबीए डिग्री को कहते हैं नाउन फ्रेज। क्या कहते हैं बेटा, नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज। तो यहां पर ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। देन उसके जस्ट बाद यहां पर आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरीके से यहां पे फंक्शन कर रहा है। देन उसके जस्ट बाद इनटू बेसिकली आपका प्रपोजिशन गिवन है, और आपने कहा कि सर क्या इनटू प्रपोजिशन यहां पर करेक्ट होगा? आपने कहा कि सर इनटू प्रपोजिशन बेसिकली वहां यूज करते हैं जहां पर हम बात करते हैं आपके मूवमेंट की बात करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि जब मूवमेंट का डिस्कशन करते हैं तो इन दैट केस वी ऑलवेज यूज इनटू प्रपोजिशन, या जहां पर आप किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनटू प्रपोजिशन। इनटू प्रपोजिशन इज यूज्ड जहां पर हम बात करते हैं एक ऐसे रिलेशन की जिसे पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, तो वहां पर इनटू प्रपोजिशन यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि इनटू प्रपोजिशन का मतलब होता है कि जब बेसिकली आपका मूवमेंट जो है वो एक ऐसे प्लेस की तरफ को होता है जिस प्लेस का आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऐसे प्लेस की तरफ को जब आप मूव करते हैं तो इन दैट केस वी ऑलवेज यूज इनटू प्रपोजिशन। तो क्या यहां पर इनटू प्रपोजिशन का यूज प्रॉपर तरीके से करेक्ट है? तो आपने कहा कि सर ऐसा तो नहीं है। देन उसके मतलब यह हुआ कि यहां पर इनटू प्रपोजिशन का जो यूज है वो बेसिकली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद उसने कहा कि द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर यहां पर गिवन है, और यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड नाउन, और यहां पर आपका आर्टिकल डिटर्मिनर के तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। देन उसके बाद यहां पर लास्ट ईयर बेसिकली एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम का सीधा सा कंसेप्ट बेसिकली आपका एडवर्ब से होता है, ये भी मैंने आपको बताया। इसका मतलब है कि यहां पर ये एडवर्बियल फ्रेज यहां पर आपकी गिवन है, ठीक है। फ्रेज मिस होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज कॉल्ड फ्रेज, और यहां पर मैंने कहा कि लास्ट ईयर ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और एक ऐसा वर्ड जो टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है दैट वर्ड इज कॉल्ड एन एडवर्ब।
लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स गिवन है, और यही रीजन है कि इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? आपने कहा कि सर इनटू नहीं आएगा तो फिर आएगा क्या? तो मैंने आपसे कहा कि रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री, कहां से रिसीव किया? यूनिवर्सिटी से। तो ऑब्वियसली इनटू के प्लेस पर बेसिकली हम लोग यहां पर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे फ्रॉम प्रपोजिशन। तो इनटू के प्लेस पर हम लोग फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप राइट डाउन कर लीजिए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में, तो मेरे बच्चे इनको जरा बड़े ध्यान और शिद्दत से समझना है कि इनके साथ में फ्रॉम प्रपोजिशन कब आती है। फ्रॉम का मतलब होता है कि जहां पर दो चीजें एक दूसरे से सेपरेट होती है। जब कोई चीज एक दूसरे से सेपरेट होती है तो इन दैट केस वी ऑलवेज यूज फ्रॉम प्रपोजिशन, है ना। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा कि आई एम गोइंग फ्रॉम माई फादर, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम माई फादर। यहां पर मैंने आपसे कहा तो इसका मतलब है कि सेपरेशन की बात कर रहा है। और जब सेपरेशन का डिस्कशन करते हैं तो इन दैट केस वी ऑलवेज से दैट प्रपोजिशन फंक्शन लाइक एन नेगेटिव अप्रोच, है ना। और ये रीजन होता है कि यहां पे फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जहां पर अगर मैं सफर की बात करता हूं तो सफर के बाद में फ्रॉम प्रपोजिशन यूज करते हैं। आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है। देन उसके जस्ट बाद मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी सेंटेंस में रिकवर आ जाए तो आपने कहा कि सर रिकवर के बाद भी बेसिकली हम लोग फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। फिर देन उसके बाद आपने कहा कि अगर कहीं पर एस्केप आ जाए, एस्केप का मतलब होता है कि बच के निकलना, तो वहां पर भी फ्रॉम प्रपोजिशन यूज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ग्रेजुएट वर्ड आ जाए तो ग्रेजुएट आपने कहां से किया? तो ग्रेजुएट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम प्रपोजिशन। या जैसे आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वहां पर आप रिजाइन देते हैं, और जब रिजाइन देते हैं तो वहां पर भी फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जब हम लोग रिजाइन देते हैं तो वहां पर भी फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में रिजाइन वर्ड गिवन है तो रिजाइन वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम प्रपोजिशन। आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है। देन उसके बाद अगर किसी भी सेंटेंस में आपका प्रोटेक्ट वर्ड आ जाए तो प्रोटेक्ट वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम प्रपोजिशन। बिल्कुल सही कहा आपने। देन उसके बाद अगर कहीं पर डिफरेंट वर्ड आ जाए तो मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम प्रपोजिशन। तो मैंने आपसे कहा कि जहां भी फ्रॉम प्रपोजिशन गिवन होगी दैट मींस वहां पर दो चीजें एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसका मतलब है कि हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सेपरेशन। इज इट क्लियर और नॉट? हियर द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू और नॉट? चलिए नाउ डिस्कस द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ को मूव ऑन करते, और इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर बेसिकली यहां पर आपका बी बनता है। नाउ डिस्कस द सेंटेंस नंबर 24। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ डिस्कस द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस कहता है कि ही रिप्लाइड इन ए ड्राई टोन। ड्राई टोन का मतलब होता है कि एक टोन ऐसी होती है जिसे रूड कहा जाता है, जिसमें सॉफ्टनेस नहीं होती है ना। बेसिकली केवल आपके जो फादर होते हैं, मदर होती है, उनकी जो टोन होती है एकदम से हर्ष होती है। हर्ष का मतलब होता है कि जिसमें कोई पोलाइटनेस नहीं होती है, तो ऐसी टोन को बेसिकली हम लोग ड्राई टोन भी कह सकते हैं, है ना। इज इट क्लियर और नॉट? उसने कहा कि रिप्लाइड इन ए ड्राई टोन, आउच आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। यहां पर गिवन है। आपने कहा कि सर ये सेंटेंस अगर इस तरीके से आपके पेपर में आ जाए तो सबसे पहले आप देखिए कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो बेसिकली नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। और मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ही बेसिकली इज कॉल्ड प्रोनाउन, और प्रोनाउन यहां पर सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है। और ये रीजन है कि यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड गिवन है, दैट मींस सिंपल पास्ट गिवन है। देन उसके बाद रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन यहां पर आपने गिवन है। तो आपने कहा कि सर जो इन होता है बेसिकली इट इज कॉल्ड प्रपोजिशन। आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद बेसिकली जब मैं टोन की बात करता हूं तो टोन रिप्रेजेंट करता है बेसिकली आपके नाउन को, और नाउन किस लिए है? क्योंकि यहां पे प्रपोजिशन है। लेकिन वो टोन कैसी है और टोन कैसी है, तो कैसे का जो आंसर होता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, और यहां पर आर्टिकल है जो डिटरमिन की तरीके से फंक्शन कर रहा है ना। आउच के बाद यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन है। आउच बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बेसिकली आपकी सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब सडन फीलिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरजेक्शन का।
तो मैंने कहा कि सडन फीलिंग, दैट मीन्स इंटरजेक्शन यहां पर गिवन है। तो आउच बेसिकली आपका एक सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये रीजन है कि यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन गिवन है। इज इट क्लियर और नॉट? देन उसके बाद आई प्रोनाउन हुआ, देन उसके बाद विल मॉडल वर्ब हुआ, देन उसके बाद नॉट आपका एडवर्ब गिवन है, देन उसके बाद वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म यहां पर गिवन है जो इन्फिनेटिव की तरीके से फंक्शन करेगा, देन उसके बाद फॉर बेसिकली आपका प्रपोजिशन है और यू यहां पर आपका प्रोनाउन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस यहां पर आपका गिवन है। उसके बाद एक एक्सप्रेशन आ जाता है एनीमोर। एनीमोर इज कॉल्ड एन एडवर्ब, बेसिकली एनीमोर यहां पर आपका एडवर्ब की तरीके से फंक्शन कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो मेरे बच्चे अगर इस सेंटेंस को गो थ्रू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर हो सकती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ही रिप्लाइड इन ए ड्राई टोन, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर, यहां पर गिवन है, तो मेरे बच्चे सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर यहां पर अगर आपका गिवन है तो वो करेक्ट आंसर यहां पर डी होगा। इट मींस यहां पर इस इंटरजेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए यहां पर आउच का यूज नहीं करेंगे और आउच का यूज यहां पर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो मेरे बच्चे इसका करेक्ट आंसर यहां पर आपका डी हो जाता है। नाउ डिस्कस द सेंटेंस नंबर 25 यहां पर गिवन है। सेंटेंस नंबर 25 की जब बात करते हैं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मैनी टाइम्स मैं अपनी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं और मैं हमेशा एग्जामिनर में या स्टूडेंट से हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात होती है तो वहां पर एक ही एक्सप्रेशन गिवन होता है, दैट इज कॉल्ड बाय द टाइम। और यहां पर भी देखिए बाय द टाइम गिवन है। क्या गिवन है? बाय द टाइम गिवन है या बाय द एंड गिवन है। इस तरीके से जब भी कोई सेंटेंस यहां पर गिवन होगा तो इस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आपने कहा कि सर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 इयर्स, यहां पर आपका गिवन है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस यहां पर आपका गिवन है, इस सेंटेंस को आप करेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा कि बाय यहां पर गिवन है, तो अगर बाय के बारे में बात करते तो आपने कहा कि सर बाय तो प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही कहा। द जो है बेसिकली आर्टिकल है लेकिन ये डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है। एंड बेसिकली आपका नाउन होता है, एंड इज कॉल्ड नाउन, एंड देन दिस ऑ मींस होता है बेसिकली आपका प्रपोजिशन। मंथ बेसिकली अगर मैं मंथ की बात करता हूं, बहुत आसानी से चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मंथ जो है बेसिकली ये भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कहा कि यहां पर ये नाउन गिवन है और दिस बेसिकली आपका डिटर्मिनर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि दिस मंथ का मतलब होता है कि बेसिकली दिस इज कॉल्ड हियर डिटर्मिनर, है ना। तो दिस को मैंने यहां पे डिटर्मिनर कहा, इसको मैंने कहा कि डिटर्मिनर कहा, है ना। और इसे हम लोग डिटर्मिनर एडजेक्टिव भी कहते हैं और इसको डिटर्मिनर भी कहते हैं। देन उसके बाद उसने कहा कि ही विल के साथ में जब बीन का यूज करते हैं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। विल के बाद में यहां पर बीन के बाद वर्किंग आपने यूज किया और वर्किंग क्या है? वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहां पर आईएनजी गिवन है। देन उसके जस्ट बाद फॉर बेसिकली प्रपोजिशन को प्रपोजिशन की तरीके से फंक्शन कर रहा है और बेसिकली फॉर बेसिकली वहां पर यूज होता है जहां पर हम लोग ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो 5 इयर्स बेसिकली आपका ड्यूरेशन है। अब मैंने आपसे कहा कि 5 इयर्स बेसिकली आपका यहां पर आपका ड्यूरेशन गिवन है। मेरे बच्चे इस छोटे से छोटे पॉइंट को अगर आप समझना चाहेंगे तो मैंने आपसे कहा कि 5 इयर्स बेसिकली इज कॉल्ड ड्यूरेशन और फ्रॉम प्रपोजिशन कहां पर यूज होती है? जहां पर हम लोग ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो मेरे बच्चे जल्दी से अगर इस सेंटेंस को आप गो थ्रू करेंगे तो आपको एरर पता लग गया कि सर विल के साथ में बीन का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि सेंटेंस यहां पर आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, है ना। उसने कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, उसी तरीके से कुछ एक्सप्रेशन आपके एग्जामिनेशन में ये आ जाते हैं कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से भी कोई ना कोई एक्सप्रेशन बेसिकली आपके सेंटेंस में आ जाता है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसका मतलब है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पर बेसिकली हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और यही रीजन है कि यहां पर विल हैव वर्कड यहां पर यूज करेंगे। विल हैव बीन वर्किंग यहां पर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर बेसिकली आपका बी होने वाला है। तो यहां पर विल के साथ में हैव का यूज करेंगे
और हैव के साथ में बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड विल हैव। वर्ड यहां पर यूज करेंगे और सेंटेंस ग्रामेटिकली यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? हियर द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? चलिए मेरे बच्चे, एक छोटा सा पॉइंट भी है। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर बाय द टाइम गिवन होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर बाय द टाइम गिवन है, तो यह मत समझने का कि बाय द टाइम और बाय दिस टाइम दोनों का मीनिंग सेम है। एक्चुअली बाय द टाइम और बाय दिस टाइम बोथ ऑफ दम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ द यूसेज। तो दोनों बेसिकली मीनिंग के बेस पर और यूसेज के बेस पर दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। और उसका रीजन क्या है कि बाय द टाइम बेसिकली किसकी सेंस कन्वे करता है? तो आपने कहा कि सर बिफोर की सेंस कन्वे करता है। इज इट क्लियर और नॉट? इस पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिए। आगे का पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। जनरली कहा जाता है कि इस मंथ के लास्ट तक मैं इस काम को कंप्लीट कर चुका हूंगा, है ना, 4-5 ईयर्स, या कंप्लीट कर चुके होंगे 5 साल। इस तरीके से पूरा सेंटेंस यहां पर बनेगा। आते हैं सेंटेंस नंबर 26 की तरफ को। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहां पर गिवन है। अब देखो, बड़ा प्यार से देखना। एग्जामिनर आपसे कहता है कि आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, यहां पर गिवन है। आपने कहा कि आई हैव द 100 रीजंस, यहां पर गिवन है, ठीक है। अब उसने कहा कि आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, यहां पर गिवन है। पहला पॉइंट यहां पर क्या है बेटा? एक तो ग्रामेटिकली एरर यहां पर भी गिवन है। बेसिकली अगर इस सेंटेंस को देखना चाहें, प्रॉपर तरीके से चीजों को देखेंगे, तो एग्जाम में एरर बेसिकली यहां पर भी गिवन है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा आई हैव यहां पर गिवन है, तो आई बेसिकली आपका प्रोनाउन हुआ। आई के साथ में जो वर्ब आती है वो बेसिकली प्लूरल वर्ब आती है, तो यहां पे जो वर्ब है वो हैव आपकी प्लूरल वर्ब हो गई। देन उसके बाद हाउ मेनी रीजन्स आर देयर, तो रीजन्स बेसिकली आपका नाउन हो गया, ठीक है। नाउन के साथ में यहां पर आपका 100 गिवन है, तो 100 किसको मॉडिफाई कर रहा है? रीजन्स को मॉडिफाई कर रहा है। और रीजन्स बेसिकली नाउन है, तो ऑब्वियसली 100 इट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन करेगा। क्या यहां पर आर्टिकल द का जो यूज है वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है? तो आपने कहा कि सर यहां पर आर्टिकल द यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कहा कि 100 रीजन्स यहां पर गिवन है। अगर मैं यहां पर आर्टिकल ए यूज करता हूं कि 100 रीजन्स, तो यहां पर आर्टिकल ए का यूज भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे जो नाउन गिवन है ये प्लूरल की तरीके से फंक्शन कर रहा है, और जब नाउन प्लूरल की तरीके से फंक्शन करता है और उस केस में जब एडजेक्टिव का यूज करते हैं, तो फिर वहां पर हम लोग डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों आर्टिकल का यूज नहीं करते। इसका मतलब है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली यहां पर आपका रॉन्ग हो जाता है। देन उसके जस्ट बाद यहां पर उसने कहा कि टू नॉट अटेंड, देखा जाए तो करेक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए नॉट टू अटेंड होना चाहिए। नॉट टू अटेंड क्यों होना चाहिए मेरे बच्चे? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसको बेसिकली हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव के बीच में अगर किसी वर्ड को इंसर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं स्प्लिट कर देना, अर्थात इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर देना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और ग्रामर ये कहते हैं कि इन्फिनेटिव को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हियर द यूज ऑफ नॉट इज नॉट करेक्ट। तो यहां पर करेक्ट सेंटेंस बनेगा नॉट टू अटेंड द मीटिंग। और आपने कहा कि सर मीटिंग तो नाउन हो गया और आर्टिकल द यहां डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है, और टुमारो बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम बेसिकली रिलेटेड टू फ्यूचर है, और इसलिए हमने कहा कि बेसिकली आपका एडवर्ब हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली ए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात यहां पर हमने डिस्कस की। नाउ डिस्कस द सेंटेंस नंबर 27 आपके सामने गिवन है। बहुत प्यार से समझना। एग्जामिनर आपसे कहता है कि मान लीजिए सेंटेंस आपके सामने गिवन है। मान लीजिए कोई सेंटेंस अगर इस तरीके से पेपर में आ जाए और नंबर ऑफ वर्ड्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो पैनिक नहीं होना है आपको। जनरली क्या होता है कि जब सेंटेंस लेंथी होता है, तो इन दैट केस हमें एक डर होता है, एक पैनिक वाली फीलिंग, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और वो इस वजह से कि सब सेंटेंस लेंथी होता है, तो उसमें एरर को फाइंड आउट करना उतना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसा स्टूडेंट हमसे कहता है।
लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब सेंटेंस लेंदी होता है तो एरर को फाइंड आउट करना थोड़ा इजी होता है, जब सेंटेंस थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में होता है तो उस केस में एरर को फाइंड आउट करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है ना। कहते हैं कि दूरियों का मतलब फासले नहीं। अगर किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सिचुएशन को कम शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए तो समझना ना कि उसको समझना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए आते हैं सेंटेंस नंबर 27 की तरफ को मूव ऑन करते हैं। एग्जामिनर आपसे कहता है कि आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकंड करियर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात इसने बोली कि आफ्टर, आफ्टर बेसिकली इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। ठीक है, आफ्टर आई रिटायर यहां पर गिवन है, आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्लोज। वेरी गुड। देन आई बेसिकली प्रोनाउन और सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है और स्टार्टेड बेसिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टार्टेड अ सेकंड करियर यहां पर यूज हो रहा है तो करियर इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, लेकिन सेकंड बेसिकली आपका क्या कहलाया जाएगा, आपका एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इसको कहते हैं। जो सेकंड होता है इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इसको कहते हैं और बेसिकली आर्टिकल ए डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है। देन उसके जस्ट बाद आपने कहा कि एज अ राइटर यहां पर गिवन है तो एज बेसिकली इज कॉल्ड अ प्रपोजिशन, तो एज यहां पर आपका प्रपोजिशन है। देन उसके जस्ट बाद यहां पर आपका आर्टिकल, सॉरी आ राइटर नाउन है और यहां पर ये आर्टिकल है जो डिटरमिन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। मेरे बच्चे एक छोटी सी बात याद रखना कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि जहां पर एज की बात करते हैं। मेरे बच्चे हमेशा याद रखना कि एज को लेकर के बहुत बार एग्जामिनेशन में एरर पुटअप हो चुकी है 2024 में। तो मैंने उससे कहा कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, बेसिकली दीज एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय एज प्रपोजिशन। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि जहां पर हमेशा एज प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब वो एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन मैं आपके साथ में यहां पर करता हूं। मैंने उससे कहा कि सपोज कीजिए कि कोई वर्ड आपके पेपर में आ जाए और वो वर्ड हो जाए आपका रिगार्ड। ठीक है, रिगार्ड के अलावा मान लीजिए यहां पर एक वर्ड और आ जाए और आपने कहा कि वह वर्ड आपका डिस्क्राइब होगा। बिल्कुल सही बात है। देन उसके बाद यहां पर एक वर्ड आ जाता है रिकॉग्नाइज, यहां पर एक वर्ड आ जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि किसी को पहचानना। देन उसके जस्ट बाद यहां पर एक वर्ड और गिवन होता है और वह वर्ड होता है आपका ट्रीट। इसके अलावा एक वर्ड और आ सकता है आपके पेपर में, एक्ट आ जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि जहां पर रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, ट्रीट या एक्ट गिवन होता है तो इनके बाद में हमेशा एज का यूज करते हैं। मैंने आपसे कहा कि यू आर रिगार्डेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैंने उससे कहा कि आई विल डिस्क्राइब यू एज, आई विल रिकॉग्नाइज यू एज, आई विल ट्रीट यू एज, आई एक्ट एज। तो मैंने उससे कहा कि इनके बाद हमेशा एज का यूज करते हैं। मान लीजिए यहां पर एज के स्थान पर एग्जामिनर आपको यहां पर लाइक मेंशन कर दे तो समझ जाना कि सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स इनके जस्ट बाद कभी भी लाइक का यूज नहीं करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंसेस में, अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आपका कंसीडर वर्ड आ जाए, अगर रिगार्ड के प्लेस पर यहां पर कंसीडर वर्ड आ जाए या कहीं पे इलेक्ट आ जाए या कहीं पे चूज आ जाए, मान लीजिए कहीं पर आपका कंसीडर वर्ड गिवन है, कौन सा वर्ड गिवन है? आपने कहा कि कंसीडर वर्ड गिवन है, या मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपका एक चूज वर्ड गिवन है। मेरे बच्चे कंसीडर और चूज बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, या मान लीजिए मैंने यहां पर एक वर्ड और मेंशन किया और वो वर्ड है बेसिकली आपका अपॉइंट, यहां पर गिवन है। मेरे बच्चे एक बात याद रखना कि अगर कंसीडर के बाद एज गिवन है या चूज के जस्ट बाद एज गिवन है या अपॉइंट के जस्ट बाद एज गिवन है तो वहां पर एज का यूज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, बिकॉज दीज एक्सप्रेशंस आर नेवर फॉलोड बाय एज प्रपोजिशन। और केवल यहां पर एक इलेक्ट वर्ड और भी आ जाता है और इलेक्ट के साथ भी अगर एज गिवन है तो वहां पर एज का यूज बेसिकली आपका रॉन्ग होता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो मेरे बच्चे हमेशा याद रखना कि जो एक्सप्रेशंस, ये जो वर्ड्स गिवन है, दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय एज, और ये जो वर्ड्स गिवन है, दीज वर्ड्स आर नेवर फॉलोड बाय एज।
और यहां से बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में एरर पुटअप की जाती है। मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना मोटिव नहीं है, मोटिव है कि हर एक वर्ड को डिटेल में डिस्कस करना, और जहां पर मुझे लगेगा कि ग्रामर की अप्रोच, ग्रामर की कंसेप्ट मुझे यहां पर डिस्कस करनी है, तो मैं प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रामर की अप्रोच को भी डिस्कस करूंगा। यही बेनिफिट है आपको इस क्लास से मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद उसने कहा कि एंड के बाद फिर पब्लिश्ड, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, और एंड इज कॉल्ड कंजंक्शन, क्योंकि दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एंड को कहते हैं बेसिकली कॉरेलेटिव कंजंक्शन, बेसिकली, है ना। सेवरल बुक्स यहां पर गिवन है, तो बुक्स बेसिकली इज कॉल्ड नाउन, और सेवरल बेसिकली यहां पर आपका हो जाता है एडजेक्टिव। लेकिन ये कैसा एडजेक्टिव होता है, तो आपने कहा कि सेवरल का मतलब ही अपने आप में होता है कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कैसा नंबर होता है, तो आपने कहा कि सर इंडेफिनिट नंबर होता है, बेसिकली इट इज कॉल्ड डिटर्मिनर आल्सो, है ना। देन उसके बाद विच किसकी बात करता है, बुक्स की, तो विच यहां पर आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अलाउड बेसिकली वर्ब की सेकंड है। मी बेसिकली इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जो वर्ब के बाद आता है। देन उसके बाद टू के साथ में यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। माई यहां पर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, और स्टोरीज बेसिकली आपका नाउन हो जाता है। एंड अगेन इज कॉल्ड ओनली कंजक्शन। इंसाइट्स, इंसाइट्स का मतलब होता है, अगर मैं इंसाइट्स की बात करता हूं तो दैट इज कॉल्ड वर्ब, है ना, विद अ वाइडर ऑडियंस यहां पर गिवन है। तो मैंने कहा कि इनसाइड यहां पर आपका, सॉरी, एंड इनसाइड्स यहां पर गिवन है। तो इनसाइड्स की जब बात करते हैं तो इनसाइड में एस लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड आपका नाउन हो गया। देन उसके बाद विद आपका प्रपोजिशन हो गया। ए बेसिकली आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर यहां पर गिवन है। ऑडियंस बेसिकली इज कॉल्ड नाउन, नाउन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया वाइडर, तो दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो वाइडर बेसिकली आपका यहां पर एडजेक्टिव हो जाता है ना। और ये वाइडर कैसा एडजेक्टिव होगा, बेसिकली इट इज कॉल्ड द कंपैरेटिव एडजेक्टिव, बेसिकली। इज इट क्लियर और नॉट। तो आपने कहा कि पूरा का पूरा होल सेंटेंस बेसिकली किस में गिवन है, पास्ट में गिवन है, क्योंकि सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है। लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली यहां पर इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो रिटायर के प्लेस पर यहां पर रिटायर्ड का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे कि आफ्टर आई रिटायर्ड, यहां पर यूज होगा। और यह सेंटेंस ग्रामेटिकली कहां पर करेक्ट होगा, यहां पर तो रिटायर के प्लेस पर रिटायर्ड यूज करेंगे। नाउ द होल सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट। चलिए नाउ डिस्कस द सेंटेंस नंबर 28 यहां पर गिवन है, बिफोर यू। और देखिए क्लास ऐसी है, इस क्लास में कोई भी अननेसेसरी कन्वर्सेशन नहीं है। अननेसेसरी कन्वर्सेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए टाइम प्रीशियस है और मेरे लिए भी टाइम प्रीशियस है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्लास को या तो सिंपल स्पीड से देख सकते हैं या इस स्पीड को डबल भी करके देख सकते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं यहां पर राइट डाउन कर रहा हूं उसी इंफॉर्मेशन को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, क्योंकि वही पॉइंट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और इसलिए मैं हर एक सेंटेंस को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में वो फीलिंग हो जो बेसिकली आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलती है। इज इट क्लियर। नाउ डिस्कस द सेंटेंस नंबर 28 यहां पर गिवन है। अगर मैं सेंटेंस नंबर 28 को गो थ्रू करता हूं तो बड़ी आसानी से चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 28 में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आल दो, आपने कहा कि सर आल दो और दो की जब बात करते हैं या बेसिकली यट की जब बात करते हैं तो टू ऑपोजिट जो ओपिनियंस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं या कंडीशंस होती हैं, वहां पर गिवन होती है। क्योंकि ऑल दो बेसिकली कॉन्ट्रेरी आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स अपोजिट आइडियाज को, जो विपरीत विचार होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है आल दो। तो आल दो बेसिकली यहां पर आपका एक कंजक्शन हो गया। आल दो का मतलब यहां पर आपका कंजक्शन हो गया, ठीक है। आपने कहा कि सर आल दो यहां पर आपका एक कंजक्शन हो गया, ठीक है, वेरी गुड, कंजक्शन। देन उसके जस्ट बाद यहां पे टीम आपका नाउन गिवन है, पर्टिकुलर टीम है तो ऑब्वियसली आर्टिकल द यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर। देन उसके बाद हैड, ट्रेंड यहां पर गिवन है। हैड बेसिकली आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है तो उसे कहा जाता है बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन है। देन उसके बाद डिलीजेंटली, तो आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आप एडवर्ब का यूज करेंगे,
तो यहां पर डिलीजेंट नहीं है, बेसिकली इंटेलिजेंट की बात नहीं कर रहे हम लोग। डिलीजेंट में उसने एलवाई को ऐड किया, तो एलवाई मतलब होता है बेसिकली आपका एडवर्ब। तो यहां पर एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? आपके ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है। देन उसके बाद फॉर इज कॉल्ड प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में मंथ्स इज कॉल्ड ड्यूरेशन, तो ये आपका ड्यूरेशन हो गया। तो यहां तक तो सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका करेक्ट है। देन उसके जस्ट बाद दे आपका एक सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है। देन उसके बाद हैड, यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब गिवन है। स्टिल इज कॉल्ड एन एडवर्ब, ये स्टिल बेसिकली एडवर्ब की सेंस कन्वे करता है। देन उसके बाद ओवरवेल्म यहां पर गिवन है। तो मेरे बच्चे जब हम बात करते हैं ओवरवेल्म की बात करते हैं, तो मेरे बच्चे एक छोटी सी बात आप मुझे बताएंगे कि ओवरवेल्म यहां पर गिवन है। ओवरवेल्म इज कॉल्ड ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। देन उसके बाद आपने कहा कि सर बाई इज कॉल्ड प्रपोजिशन, अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड, टैक्टिक्स यहां पर गिवन है। किसकी? अपोनेंट्स की। तो मैंने कहा कि अपोनेंट्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, जल्दी से मुझे बताइए, है ना। अपोनेंट का मतलब होता है कि वो लोग जो आपके विरोधी होते हैं, है ना। जो लोग विरोधी होते हैं उनको अपोनेंट्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? अपोनेंट्स कहा जाता है। सेंटेंस को जब गो थ्रू करते हैं तो हो सकता है कि आपके पता लग गया कि एरर कहां पर है, लेकिन एरर क्यों है इस बात पे बात करेंगे। ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत हो जाना किसी भी चीज से, है ना, आकर्षित हो जाना पूरी तरीके से। अनएक्सपेक्टेड आपको पता है कि एडजेक्टिव होता है और टैक्टिक्स आपका नाउन होता है। तो टैक्टिक्स बेसिकली आपका प्लूरल नाउन हो गया, बिल्कुल सही कहा। अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स हैं तो ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड आपका एडजेक्टिव हो गया। अपोस्ट्रोफी विद एस कहां यूज होता है? जहां पे नाउन होता है, तो अपोनेंट्स आपके नाउन हो गए, और आर्टिकल द बेसिकली डिटरमिनर हो गया। अब मेरे बच्चे जो इस पूरे सेंटेंस में हमने हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे काम किया, अब आप इस पूरे सेंटेंस को गो थ्रू करके बताएंगे मुझे कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर होगी। आपने कहा कि ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, प्रॉपर तरीके से टीम को ट्रेन किया गया, है ना, 4 मंथ्स। देन उसके बाद दे हैड स्टिल ओवरवेल्म बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स के द्वारा क्या किया गया? उनको अभिभूत किया गया। तो इसका मतलब है कि यहां पर किसको अभिभूत किया गया? दे, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इसको अभिभूत किया गया। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो सब्जेक्ट गिवन है, इस सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया, अर्थात इस सब्जेक्ट ने एक्शन को रिसीव किया। तो यहां पर इसका जो रोल है वो पैसिव है, और जब पैसिव रोल होता है तो उस केस में हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट का जो पैसिव वॉइस होता है बेसिकली वो वहां पर वर होता है। तो मैंने उससे कहा कि यहां पर वर का यूज करेंगे और ये सेंटेंस यहां पर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। और मैंने उससे कहा कि दो चीजें हमेशा याद रखना, कि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन होता है तो उसके साथ में हमेशा सिंपल पास्ट गिवन होता है, और जब सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस का डिस्कशन करते हैं तो उस केस में सब्जेक्ट के साथ में वास वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि उनको अभिभूत किया गया, किसके द्वारा? इनके द्वारा। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनेगा, और यही रीजन है कि यहां पर हैड के स्थान पर बेसिकली हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो पहले ये एक्शन हुआ, देन उसके बाद ये एक्शन हुआ, और जब दो एक्शन पास्ट में होते हैं तो एक एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट में होता है और सेकेंड एक्शन बेसिकली आपका सिंपल पास्ट में होता है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आते हैं सेंटेंस नंबर 29। एग्जामिनर आपसे कहता है कि ड्यू टू, मेरे बच्चे एक तो आता है ड्यू टू, एक आता है ओइंग टू। ड्यू टू और ओइंग टू बेसिकली हमेशा रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम रीजन की बात करते हैं तो वहां पे ड्यू टू और ओइंग टू का यूज करते हैं। यह पॉइंट क्लियर हुआ? अब मेरे बच्चे बड़े ध्यान से समझना, मैंने उससे कहा कि ड्यू टू, और जब हम ओइंग टू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ओइंग टू की बात करते हैं। तो ड्यू टू ओइंग टू बेसिकली दो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमेशा रीजन की बात करते हैं, कारण की बात करते हैं, वजह क्या है उसकी बात करते हैं। लेकिन ड्यू टू और ओइंग टू में एक बड़ा डिफरेंस क्या है कि ड्यू टू जो होता है वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस यूज हो सकता है, लेकिन ओइंग टू को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं करते। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जब हम बात करते हैं ड्यू टू और ओइंग टू। ठीक है, ड्यू टू को आप सेंटेंस में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, एट द स्टार्टिंग ऑफ, है ना, स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं,
मिड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओइंग टू को कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। यही रीजन है कि यहां पर ओइंग टू गिवन नहीं है, यहां पर क्या गिवन है, ड्यू टू गिवन है। किसकी वजह से? उसने कहा कि द पैंडेमिक, ठीक है, पैंडेमिक की वजह से। तो पैंडेमिक बेसिकली इज द नेम ऑफ डिजीज, यहां पर गिवन है, पैंडेमिक की बात करते हैं। तो जब पैंडेमिक का डिस्कशन करते हैं तो पैंडेमिक इज कॉल्ड बेसिकली नाउन है, और उसके बाद यहां पर आर्टिकल आपका डिटरमिनर हो गया। देन उसके बाद आपने कहा कि सर प्राइसिस, और यहां पर आर्टिकल द गिवन है, और प्राइसिस के बाद में यहां पर ऑफ प्रपोजिशन गिवन है। तो मेरे बच्चे जब हम लोग बात करते हैं प्राइसिस की, तो आपने कहा कि प्राइसिस बेसिकली आपका नाउन होता है। आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा, नाउन के जस्ट बाद प्रपोजिशन आ जाए तो उस केस में आर्टिकल द यूज होता है, तो ये डिटरमिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है। किसके प्राइसिस की बात करते हैं? मेडिसिन के प्राइसिस की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि मेडिसिन भी आपका नाउन हो गया। देन उसके बाद इंक्रीज, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां पर एवरीडे गिवन है, और एवरीडे का मतलब होता है कि जहां पर हम बात करते हैं एडवर्ब की बात करते हैं। जब भी हम लोग एवरीडे की बात करते हैं तो एवरीडे, एवरीडे, है ना, तो एवरीडे यहां पर गिवन है। देन उसके बाद यहां पर सिंस गिवन है, और देन उसके बाद लास्ट दिसंबर यहां पर गिवन है। तो मेरे बच्चे जल्दी से रिप्लाई करके आप मुझे बताएं कि इसका करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या होने वाला है। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि दिसंबर इज द नेम ऑफ ए, नेम ऑफ अरे क्या हो गया, नेम ऑफ मंथ है, तो ऑब्वियसली नाउन है। लास्ट बेसिकली इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, यहां पर गिवन है। देन उसके बाद अगर मैं सिंस की बात करता हूं तो सिंस आपको पता है कि बेसिकली ये प्रपोजिशन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो 20 नाउन का करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करके आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि सिंस लास्ट दिसंबर से लेकर के मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज हो गए। देखिए एक बात याद रखना कि सब्जेक्ट के साथ में जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसे कहा जाता है पास्ट सिंपल, और जब पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो बेसिकली वहां पर अगर मैं सिंस का यूज करता हूं तो वह सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पास्ट सिंपल के साथ में सिंस यूज नहीं करते। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि पास्ट सिंपल के साथ में हम फॉर प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंस का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर यहां पे सिंस का यूज गिवन है तो दैट मींस यहां पर पास्ट सिंपल नहीं आएगा। यहां पर बेसिकली हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हाउ बीन इंक्रीजिंग यहां पर गिवन होगा, और इस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर यहां पर आपका बी हो जाएगा। ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैव बीन इंक्रीजिंग सिंस लास्ट दिसंबर। जो लास्ट दिसंबर से लेकर के अब तक उसके प्राइस डे बाय डे एवरी डे इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स वो एक्शन पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यू है, और ऐसे केस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सेंटेंस नंबर 30 पे आते हैं, और आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस है, बहुत सिंपल सा है, बहुत बेहतरीन तरीके से गिवन है। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सोलिडरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, यहां पर गिवन है। 30 सेंटेंस के बारे में तो आप मुझे बताइए। सोलिडरिटी का मतलब होता है बेटा सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, इसको सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट कैसी होगी? मोरल होगी, इंटेलेक्चुअल होगी, है ना। दो तरीके की सपोर्ट यहां पर गिवन है। अगर दो तरीके की सपोर्ट गिवन है तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल भी आपका एडजेक्टिव गिवन है, और मोरल भी बेसिकली आपका एडजेक्टिव गिवन है, और देन उसके बाद यहां पर आपका आर्टिकल, है ना, गिवन है एन ऑफ ह्यूमन काइंड, तो ये भी बेसिकली आपका नाउन गिवन होगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद नाउन यूज करते हैं। ठीक है। वर्क्स टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन यहां पर वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, और टू है तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। देन उसके बाद यूनिट वर्क्स, इट मींस वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस गिवन है, और यूनेस को बेसिकली इट फंक्शन लाइक एन सब्जेक्ट बट इट इज द नेम, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाउन, इसलिए इसको हमने क्या कहा, नाउन कहा। इस सेंटेंस के किस पार्ट में आपका एरर आपको लगती है? जल्दी से मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, बताइए मेरे बच्चे। मेरे बच्चे एक छोटी सी बात करिए कि उसने कहा कि यूनेस्को बेसिकली इट फंक्शन लाइक ए सिंगुलर बॉडी, इसलिए यहां पर वर्ब केस यही सिंगुलर। वर्क्स टू स्ट्रेंथन बिल्कुल करेक्ट है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ठीक है। देन उसके बाद यहां पर एन यूज किया। इंटेलेक्चुअल और मॉरल बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एडजेक्टिव, लेकिन यहां पर सॉलिडरिटी दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, और सपोर्ट क्या होता है बेटा? नाउन होता है।
लेकिन एक कैसा नाउन है, आपने कहा कि सर सपोर्ट को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए सपोर्ट आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन गिवन है तो यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज यहां पर नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां पर एन का यूज नहीं करूंगा। लेकिन इंटेलेक्चुअल मॉरल सपोर्ट किसकी होगी? ह्यूमन काइंड की होगी। और यहां पर आपका प्रपोजिशन गिवन है। अगर किसी भी नाउन के जस्ट बाद प्रपोजिशन आ जाए तो उस केस में आर्टिकल एन का यूज ना करके फिर वहां पर आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो इसलिए मैं यहां पर आर्टिकल दा का यूज कर सकता हूं। द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी ऑफ ह्यूमन काइंड यहां पर यूज कर सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर यहां पर बेसिकली आपका ए होने वाला है। इज इट क्लियर और नॉट? तो माय स्टूडेंट, ये सेशन मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। बेहतरीन तरीके से डिस्कशन रहा। आई होप कि आपने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा, बेहतरीन तरीके से सीखा होगा, है ना। और इसी अप्रोच के साथ में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आएंगे, बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट पे काम करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए और नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।